हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन की बुक एनसीईआरटी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के प्रश्नों को चैप्टर वाइज कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो में हम क्लास 8 के प्रश्नों को कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्लास 9 की पॉलिटी का पुस्तक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति 1, जिसमें आपका टोटल 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। दूसरा आपका संविधान निर्माण। तीसरा आपका चुनावी राजनीति। चौथा आपका संस्थाओं का कामकाज। पांचवा चैप्टर आपका लोकतांत्रिक अधिकार। दोस्तों, इसमें आपका पहले चैप्टर से कोई प्रश्न नहीं दिया गया इस पुस्तक में और इसमें दूसरे चैप्टर से प्रश्नों की शुरुआत हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का एक संविधान बनाया था। ये बात आपका सही है। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का एक संविधान बनाया था, ये सही है। दूसरा करा मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात शामिल थी, ये भी आपका सही है। तीसरा करा 1931 के कराची अधिवेशन में भी संविधान की एक रूपरेखा रखी गई थी, ये भी आपका सही है। यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीनों सही हैं, उपयुक्त में आपका उपयुक्त सभी सही हैं। व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्यों ने मिलकर सर्वप्रथम भारत का एक संविधान बनाया था। मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार व अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात शामिल थी। साथ ही 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भी संविधान की एक रूपरेखा रखी गई थी। अतः दिए गए सभी कथन आपका सत्य है। अच्छा, ये जो 1931 में कराची अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की गई थी। ये भी पूछा जाता है अक्सर, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, संविधान निर्माताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान निर्माताओं के बारे में दिया है। पहला करा, संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। कह रहा है संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे, ये आपका सही है। दूसरा कह रहा है आपका, संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था, ये भी आपका सही है। संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी, ये आपका गलत है, एक समान विचारधारा नहीं थी। चौथा करा, महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये भी आपका गलत है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब व्याख्या देख लेते हैं इसके बारे में। संविधान सभा संपूर्ण भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। हालांकि उस समय सार्वभौमिक मताधिकार लोगों को प्राप्त नहीं था, इसलिए संविधान सभा के सदस्यों का चयन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकी। ध्यान रखिएगा, जनता प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का जो है चुनाव नहीं की थी। संविधान के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय असेंबली के सदस्यों सन 1937 में प्रथम प्रांतीय असेंबली तथा सन 1946 में द्वितीय प्रांतीय असेंबली के चुनाव हुए थे ने ही किया था। ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनका चुनाव किसने किया था? तो चुनाव प्रांतीय असेंबली जो हुआ था 1937 में, और दूसरा आपका 1946 में जो द्वितीय प्रांतीय असेंबली था उसने किया था। ठीक है, इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। यानी संविधान सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था। कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह व विभिन्न विचारधारा के लोग थे। सामाजिक रूप से इस सभा में हर समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशे के लोग थे। बहुत से सदस्य संविधान सभा में ऐसे भी थे जो गैर कांग्रेसी थे, इसलिए आपका 1 और 2 आपका सही हो जाएगा, बाकी आपका गलत है। कल हमने बताया था कि संविधान सभा का जो गठन किसके अनुसार? तो 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसके अनुसार हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें और भी कहें, इस सभा में देश के लगभग सभी समूहों के व विभिन्न विचारधारा के लोगों का प्रतिनिधित्व था। इस सभा में उपस्थित सभी सदस्यों की विचारधारा एक नहीं थी। साथ ही देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले
गांधी जी इस सभा में शामिल नहीं थे। हालांकि गांधीवादी विचारधारा के समर्थक इस सभा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपका, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, वह भेदभाव व गैर बराबरी मुक्त भारत के प्रबल समर्थक थे। सही बात है। दूसरा है, अंबेडकर गांधी व उनकी विचारधारा के प्रबल समर्थक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक आपका सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल लिखते हैं। भेदभाव व गैर बराबरी मुक्त भारत के डॉक्टर अंबेडकर व महात्मा गांधी दोनों ही समर्थक थे, लेकिन दोनों की विचारधाराओं में अनेक अंतर थे। गांधी जी कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। किसमें? कर्म सिद्धांत पर। गांधी जी का मानना था कि जो व्यक्ति जिस वर्ग में जन्म लेता है उसे उसी वर्ग के कर्तव्यों का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, जिसका डॉक्टर अंबेडकर कड़ा विरोध करते थे। ठीक है, यानी दोनों की विचारधारा सेम नहीं थी, अलग अलग थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उद्देशिका यानी प्रस्तावना की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं पहले। संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्दों का सही क्रम क्या है आपका? प्रभुत्व संपन्न है, उसके बाद आपका समाजवादी है, उसके बाद पंथ निरपेक्ष आपका, उसके बाद आपका लोकतंत्रात्मक गणराज्य आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अबुल कलाम आजाद की विशेषताओं के संदर्भ में सत्य है। कौन सा सत्य है? किसके बारे में? अबुल कलाम आजाद के बारे में। वो शिक्षाविद थे, लेखक भी थे, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता भी थे और अरबी के विद्वान थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में आपका सभी सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं। अबुल कलाम आजाद का जन्म सऊदी अरब में हुआ था। कहाँ पे? सऊदी अरब में। वे शिक्षाविद, लेखक, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता व अरबी के विद्वान होने के साथ साथ कांग्रेस के अग्रणी नेता भी थे। वे मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के धुर विरोधी थे। वे स्वतंत्रता के पश्चात गठित पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के शिक्षा मंत्री थे। ये अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिए। ये जो स्वतंत्रता के पश्चात पहला जो आपका मंत्रिमंडल था उसमें क्या थे? शिक्षा मंत्री थे। अक्सर पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मिलान करने के लिए दिया है। पहला कर आपका वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका क्या थे? अंतरिम सरकार में गृह, सूचना व प्रसारण मंत्री थे। ये आपका सुमेलित है। दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे। सभी को पता है संविधान सभा के ये क्या थे? अस्थाई सदस्य थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। और अस्थाई पूछा जाए कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जो क्या थे? अस्थाई थे। और ये क्या थे? अस्थाई थे। और तीसरा आपका एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। ये भी आपका सही है। जान मथाई, ये अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। ये सब अक्सर पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपका सभी सुमेलित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया था, यानी अपनाया कब गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। इसे लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को इसको पूर्णतः लागू किया गया था। ये भी ध्यान रखिए। ये पूछा जाता है संविधान को जो है किसके द्वारा अपनाया गया था? तो ये संविधान बना था, इस संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। पहला कर आपका राजेंद्र प्रसाद, ये चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदारी थे। राजेंद्र प्रसाद कह रहा है चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष नहीं, कांग्रेस की प्रथम ये महिला नहीं थी, प्रथम भारतीय महिला थी। ये ध्यान रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला थी। इन्होंने जो 1925 का कानपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तीसरा आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 आपका सही है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदारी थे। और जो है तीसरा आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। अगला है व्याख्या देख लेते हैं। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी।
कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ने 1917 में जो आपका कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, ये जो 1925 का कानपुर अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। अच्छा, अभी पीछे आता चंपारण, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। चंपारण कहाँ पे है? बिहार में हुआ था, और यह गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था भारत में। अला भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता होगा, कॉमन प्रश्न है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? तो ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है प्रारूप समिति क्या थे? अध्यक्ष थे। अगला बढ़ते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द, नए शब्द जोड़े गए थे? ये अक्सर पूछा था, इंपॉर्टेंट है और मैं इसको बता भी चुका हूं पिछली क्लास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3, यानी आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह तीनों शब्द आपका प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अक्सर पूछा था, इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आपका अगला चैप्टर है तीसरा, चुनावी राजनीति। इससे पहला प्रश्न आपका, भारत में होने वाले चुनावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चुनाव के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। आपका पहला कह रहा है, सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या कुछ अंतराल में अलग अलग दिन जो चुनाव होते हैं उन्हें आम चुनाव कहते हैं। सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या कुछ अंतराल में अलग अलग दिनों में जो चुनाव होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आम चुनाव कहा जाता है। सही है आपका। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुए पद के लिए जो चुनाव होते हैं उसे उपचुनाव कहते हैं। ये भी आपका सही है, उपचुनाव इसे ही कहा जाता है। तीसरा आपका, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जनजाति के सदस्य ही चुनाव लड़ सकते हैं। ये भी आपका सही है, यानी जो सीट आरक्षित हुई है उस पर वही लड़ सकता है आप, ये भी आपका सही है। चौथा आपका, लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। ये भी आपका सही, अभी हम पिछले क्लास में पढ़े थे, ध्यान रखिएगा इसको। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। उपयुक्त सभी कथन आपका सत्य है। सभी चुनाव क्षेत्र में एक ही दिन या कुछ अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं उन्हें आम चुनाव कहते हैं। किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुए पद के लिए जो चुनाव होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उपचुनाव कहा जाता है। संविधान में कमजोर वर्गों के लिए संविधान निर्माताओं द्वारा विशेष व्यवस्था की गई। इसी क्रम में कुछ क्षेत्रों को अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, जहां से सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोग ही चुनाव लड़कर अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोकसभा व राज्य विधानसभा में इन वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। लोकसभा में देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। इन सीटों से निर्वाचित व्यक्ति सांसद कहलाते हैं। ठीक है, 543। दो आपका इसमें आपका जो मनोनीत होते थे, यानी जो आंग्ल समुदाय के थे, आंग्ल भारतीय, उनका हटा दिया गया है। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिएगा। पिछली क्लास में मैं इसके बारे में डिटेल्स बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा, प्रत्येक चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को व्यवस्थित किया जाता है व 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। ये आपका सही है, प्रत्येक 5 वर्ष में। और 18 की उम्र में प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जबकि विधानसभा के चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष अनिवार्य है। ये भी आपका सही है। देखिए, वोट डालने के लिए, मतदाता बनने के लिए 18 वर्ष चाहिए, और विधानसभा में पूछ रहा है अगर चुनाव लड़ना है आपको तो कितनी वर्ष जरूरी होती है? 25 वर्ष। सभी को पता होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देखते हैं इसके बारे में। उपयुक्त दोनों कथन आपका सत्य है। प्रत्येक अगले चुनाव तक कुछ लोग मतदाता बनने की उम्र में आ जाते हैं, इसलिए प्रत्येक चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। वह जो लोग इस इलाके से चले जाते हैं या मृत्यु हो जाती है उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाते हैं, यानी उसका नवीनीकरण किया जाता है। और हर साल 5 वर्ष बाद मतदाता सूची का नवीनीकरण भी इसी संदर्भ में किया जाता है। 18 वर्ष की उम्र में प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, जबकि लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्यसभा की कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद की कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा की कितनी? 25 वर्ष। विधानसभा की कितनी? 25 वर्ष। अच्छा, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। ये सारे आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत में चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्सर पूछा जाता चुनाव आयोग के बारे में, देखते हैं इसमें क्या कहा है। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं।
हमारे देश में जो चुनाव होते हैं एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा कराया जाता है। सही बात है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति आपका जवाबदेह होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका केवल पहला ही आपका सही है। व्याख्या देखते हैं। भारत का चुनाव आयोग एक अस्थायी व स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो देश में चुनाव करवाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अपने कार्यों के निष्पादन में निर्वाचन आयुक्त कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं, अर्थात नियुक्ति के पश्चात निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति या कार्यपालिका के प्रति क्या होता है? जवाबदेह नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, इनकी जो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन ये इनके प्रति जवाबदेह नहीं होते। ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? आपका एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और प्लस 2 आपका 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखिए। वर्तमान में कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? तो राजीव कुमार है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है? आचार संहिता से उल्लंघन से संबंधित कौन सा है, देखते हैं इसके बारे में। पहला कह रहा है आपका, मतदाता की तारीख से पहले मंत्री द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए नई रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना। यह क्या है? आपका आचार संहिता का उल्लंघन है। उम्मीदवार द्वारा वादा करना कि चुने जाने पर वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में नई रेलगाड़ी चलवाए। ये आपका कोई उल्लंघन नहीं होता आचार संहिता का। तीसरा आपका ये उल्लंघन होता है, उम्मीदवार या उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा झुग्गी बस्ती में वोट के वादे को लेकर कंबल बांटना। ये भी आपका किसका उल्लंघन है? आचार संहिता का उल्लंघन है। चौथा कर आपका, उम्मीदवार के समर्थकों द्वारा मतदाताओं को मंदिर में ले जाकर उनको अपने उम्मीदवार को वोट देने की शपथ दिलाना। ये भी आपका उसका उल्लंघन है आचार संहिता का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4 इसका सही है। देखिए, 1, 3, 4 आपका तीनों ही चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित है, क्योंकि तीनों ही कथनों में मतदाताओं को प्रलोभन दिया जा रहा है, जबकि कथन 2 में चुने जाने के बाद वादा पूरा करने को कहा गया है। अतः आपका ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। दूसरा, बाकी सारे माने जाएंगे। अगला है, इसमें चुनाव के बारे में इस चैप्टर में सारा दिया है, तो इंपॉर्टेंट है। आपका 5वां प्रश्न है, चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर चुनाव आयोग के बारे में दिया है। पहला करा, चुनाव आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजे की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के प्रत्येक पहलू पर निर्णय लेता है। सही बात है, यह आपका चुनाव आयोग ही लेता है। दूसरा है, यह आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टी को सजा देता है। यह भी आपका सही है, जो आचार संहिता का उल्लंघन करता है उनके लिए। चुनाव के दौरान आयोग सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना, रोकना या अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। ये भी आपका सही है। तीसरा आपका, चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों का नियंत्रण सरकार के हाथ में ना होकर चुनाव आयोग के हाथों में होता है। वे आयोग के अधीन ही काम करते हैं। ये भी आपका सही है। यानी जो समय ड्यूटी पर होते हैं वो किसके अधीन होते हैं? सरकार के अधीन नहीं होते हैं, वो चुनाव आयोग के अधीन होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। यानी उस समय जो है जितनी भी आपकी शक्तियां होती है आपका चुनाव आयोग के पास होती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग सरकार और प्रशासन को उनकी गलतियों के लिए फटकार लगा सकता है। यदि चुनाव अधिकारियों को लगता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर पूरे चुनाव क्षेत्र में मतदान ठीक से नहीं हुआ तो वह उन क्षेत्रों में पुनः चुनाव करवा सकते हैं। यदि शासक दलों को चुनाव आयोग के कामकाज से परेशानी होती है तो भी उन्हें चुनाव आयोग का निर्णय मानना ही होता है। यदि चुनाव आयोग स्वतंत्र व शक्तिशाली ना होता तो यह संभव नहीं है। यानी हमारा चुनाव आयोग कैसा है? तो स्वतंत्र एवं शक्तिशाली है। अगला प्रश्न है आपका, इसमें अब भी आपका मिलान करना है। चुनाव प्रणाली के संदर्भ में नीचे दी गई सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 दिया आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है? 18 वर्ष और उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार, यही कहलाता है आपका। दूसरा आपका कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व। तो कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। ये आपका हो जाएगा चौथा। आपका तीसरा हो जाएगा खुली राजनीतिक प्रतिद्वंदिता। ये आपका क्या होगा? सभी को पार्टी बनाने तथा चुनाव लड़ने की आज़ादी है। यही आपका खुली राजनीति कहलाती है। तो इसका आपका हो जाएगा
तीसरा हो जाएगा। और एक मत एक मोल, ये आपका क्या है, हर चुनाव क्षेत्र में लगभग बराबर मतदाता, ये आपका हो जाएगा डी का पहला हो जाएगा। इसी हिसाब से मिला लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी गलत कथन पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, गलत कथन के बारे में पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान है, ये आपका गलत है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में तो आपका सीटें जो है समान नहीं है। इसमें आपका कह रहा है मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान है, सही है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें सर्वाधिक है, सही है, लगभग 80 है। और चौथा आपका स्थानीय निकायों के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की गई, ये भी आपका सही है। देखते हैं इसमें व्याख्या। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान नहीं है। दिल्ली की लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, 7 है, जबकि जम्मू कश्मीर में 5, दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव में कितनी है, 2 हैं, तथा चंडीगढ़ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, आपका लद्दाख में, पांडुचेरी व लक्षद्वीप में कितनी है, 1-1 है। ये अक्सर पूछा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की सीटें आप रट लीजिएगा, इससे प्रश्न जरूर बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इस किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान से आप देखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, राजीव गांधी के समय। उस समय कौन प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। 61वें संविधान संशोधन, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में, ये भी पूछा जाता है, 1989 में मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष करने का निर्णय लिया गया था। उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। 61वें संविधान संशोधन से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र संबंध यहाँ पे दिया है। पहला कर आपका भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था की गई है, सही बात है, आरक्षण प्राप्त है। दूसरा करा स्थानीय निकाय के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल एक आपका सही है। व्याख्या देखते हैं इसके बारे में। हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि चुनने जाने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था है, अतः आपका कथन 1 सत्य है। दूसरा कर आपका स्थानीय निकाय के निर्वाचन में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 सीटें आरक्षण, कितनी? 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसमें दिया था और प्रश्न में नहीं की गई है, ठीक है। आगे आपका हो जाएगा चैप्टर 4, जिसका नाम है आपका संस्थाओं का कामकाज। इससे हम प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कर आपका राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, यह आपका सही बात है। राष्ट्रपति जो है राष्ट्राध्यक्ष होता है और देश का सबसे बड़ा क्या होता है? अधिकारी होता है। दूसरा कर आपका प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है, यह भी बात सही है। पूछा जाए अगर औपचारिक रूप से कौन होता है, तो अध्यक्ष राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक शक्ति किसमें होती है? प्रधानमंत्री में होती है। तीसरा आपका मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती नहीं, स्वेच्छा से नहीं की जाती, बल्कि प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। चौथा है संसद केवल लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर बनती है, ये भी आपका गलत है। पिछले क्लास में हम इसके बारे में पढ़े थे। संसद का निर्माण किससे होता है? लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति से मिलकर जो है संसद का निर्माण होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य? देखिए असत्य पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो गलत आपका 3 और 4 है, केवल 3 और 4 आपका गलत है, ठीक है। इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सारा डिटेल मैंने बता ही दिया। दूसरा आपका द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे। पहला कर आपका 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था, इंपॉर्टेंट, ध्यान की, ये आपका सही है। दूसरा करा इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने व उसका पिछड़ापन दूर करने के उपाय सुझाने का जिम्मा दिया गया, ये भी आपका सही है। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, ये भी आपका सही है। किसने?
1979 में जो बीपी मंडल थे, ठीक है, आयोग था, उसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ये आपका सभी सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी हैं। देखिए 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा जाति आयोग का गठन किया गया था। अगर पूछा जाए प्रथम पिछड़ा जाति आयोग का गठन 1953 में किसके अध्यक्षता में? काका कालेलकर की अध्यक्षता में। और 1979 में द्वितीय पिछड़ा जाति आयोग की बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित हुआ, दूसरा बीपी मंडल की अध्यक्षता में। इस आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड करने व उसका पिछड़ापन दूर करने के उपाय देने का जिम्मा दिया गया था। अब उसके बाद है 1980 में इस आयोग ने सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की बात कही थी। और 1993 में इस आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया था। कब? 1993 में। मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग वर्ग का भी गठन हुआ। कब? 1993 में पूछा जाता है। आरक्षण के संबंध में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों की पीठ ने बहुमत से सरकार के फैसलों को वैध घोषित किया था। साथ ही न्यायालय ने पिछड़े वर्ग में अच्छी आर्थिक स्थिति वाले लोगों को इस आरक्षण का लाभ न देने का भी निर्णय व सरकार को इसे सुनिश्चित करने को कहा था, जिसे आप क्रीमी लेयर के नाम से जानते हैं। अगला है सरकार की प्रमुख जिम्मेदारियों में शामिल है। सरकार की जिम्मेदारी के बारे में दिया है। पहला कार्य आपका नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना। नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना किसकी जिम्मेदारी? सरकार की, बात तो सही है। दूसरा शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचना का विकास करना, ये भी सही है आपका। शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, कार्य इकट्ठा करना, ये भी आपका सही है। सेना पुलिस व न्यायालय का सांगठनिक विकास करना, ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब किसकी? सरकार की जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद के बारे में यहाँ पे दिया है। पहला कार्य आपका, पहला, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। सही बात है, जो निर्वाचित होकर जाते हैं उसे क्या आपका कहा जाता है? लोकसभा और राज्यसभा से, उसे आपका संसद कहा जाता है। कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से संसद के पास होता है। सही है, ये भी आपका। सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। सही है, बजट में सबका उल्लेख होता है। चौथा आपका सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर बहस के लिए संसद ही सर्वोच्च संस्था, यानी ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। उपयुक्त सभी सही हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। कानून बनाने का अधिकार मुख्य रूप से संसद के पास होता है। विधि निर्माण की प्रक्रिया यहाँ संपन्न होने के कारण इसे विधायिका भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। सरकार द्वारा खर्च किए जाने वाले हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक मसलों और किसी देश की राजनीति पर बहस या चर्चा के लिए संसद की सर्वोच्च संस्था है। ये भी आपका, संसद ही आपका सर्वोच्च संस्था है। ये भी आपका कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह हम जो है सारे क्लास के सब्जेक्ट वाइज प्रश्नों को हम करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो थोड़ा लेट हो गई क्योंकि मैं बाहर हूं, तो कल से आपकी वीडियो जो है कंटिन्यू आएगी, तो हम आपका एग्जाम तक पूरा कवर करवा देंगे। इसके बाद हम 3 वीडियो एक दिन में देंगे। ठीक है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति के बारे में दिया यहाँ पे। पहला कार्य आपका, भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। मैंने कई बार बताया है, भारत का राष्ट्रपति जो होता है संसद का अभिन्न अंग होता है। इसी से मिलकर राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद बनता है। दूसरा है, राष्ट्रपति का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं है तो नियुक्त के 6 माह के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होता है। ये आपका गलत है, इसमें आपका असत्य पूछा है, यानी गलत पूछा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका गलत है। दूसरा डिटेल देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, लेकिन उसके लिए किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी नहीं होता। यदि वह किसी सदन का सदस्य होता भी है तो नियुक्ति से पूर्व उसे अपने सदस्यता से इस्तीफा देना होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कह रहा है किसी समान विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है जिसकी अध्यक्षता उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति के द्वारा आपका जो है नहीं की जाती है, इसको ध्यान रखिएगा, यह आपका गलत है। दूसरा कह रहा है लोकसभा द्वारा सरकार की बजट धन संबंधी विधेयक को पारित कर दिए जाने पर राज्यसभा उसे पारित होने से रोक नहीं सकती है। तीसरा आपका मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है तथा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। ये आपका सही है। देखिए, जो ये समान विधेयक होता है इसमें आपका संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन किस आर्टिकल में? आर्टिकल 108 में। इसे बुलाता कौन है? इसे राष्ट्रपति बुलाता है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसकी अध्यक्षता करता है। दूसरा है कि सरकार द्वारा सरकार के बजट धन संबंधी विधेयक को पारित कर दिए जाने पर राज्यसभा उसे पास होने से रोक नहीं सकती। ये आपका सही है। राज्यसभा के इसमें जो है ज़्यादा शक्ति नहीं है, किसमें? आपका धन संबंधी विधेयकों में। ठीक है, डिटेल देखते हैं इसके बारे में। किसी भी समान विधेयक को पारित होने के लिए संसद के दोनों सदनों की सहमति आवश्यक है। यदि किसी विषय पर दोनों सदनों में सहमति न हो तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, अभी मैंने बताया। और संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण लोकसभा के विचारों को प्राथमिकता मिलने की संभावना अधिक रहती है। बजट व धन विधेयक, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। लोकसभा में धन विधेयक व बजट पारित होने पर राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक उसे अपने पास रख सकती है। कितने दिनों का? 14 दिनों तक। ये पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। या उसमें संशोधन का केवल सुझाव दे सकती है। देखिए, क्या देखते हैं? सुझाव दे सकती है, लेकिन वो मानना या ना मानना ये किसके ऊपर आता है? लोकसभा के ऊपर होता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सत्ता में वही पार्टी रह सकती है जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, सभी को पता है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव होने या लोकसभा में बहुमत खोने की स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये सब जितने कथन है उतने प्रश्न हैं, तो उसको ध्यान से आप देखिएगा। व्याख्या इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने इसमें लाइन है समझो एक प्रश्न है वो, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी तकनीकी मामलों में मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं तथा निर्णय अपने विवेकानुसार करते हैं। किसी भी मंत्री से अपने मंत्रालयों के मामले में विशेषज्ञ होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सही बात है ये। सभी तकनीकी मामलों में मंत्री विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं तथा निर्णय अपने विवेकानुसार करते हैं। किसी भी मंत्री से अपने मंत्रालयों के मामले में विशेषज्ञ होने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ठीक है, सही है आपका। सभी अधिकारों के समूह को सरकार की नीतियों को मूर्त रूप देने के कारण कार्यपालिका कहा जाता है। यह आपका सत्य पूछा, ऑप्शन सी 1 और 2 सही है। यानी सभी अधिकारियों के समूह को सरकार की नीतियों को मूर्त रूप से देने के कारण कार्यपालिका कहा जाता है। यह आपका सही है। जो नीतियां होती हैं वो लागू कौन करवाता है? वो आपका कार्यपालिका। अगला है प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पे दिया है, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री पद के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, बल्कि राष्ट्रपति बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन पार्टी द्वारा चुने गए नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, ये आपका सही बात है। ये आ चुका है प्रश्न, ये अक्सर पूछा जाता है। प्रधानमंत्री की जानते हैं नियुक्ति होती है, इसका चुनाव नहीं होता। पूछा जाता है प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है और नियुक्ति होती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किससे? जो बहुमत दल वाली पार्टी होती है उसमें से। ठीक है, संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष सुनिश्चित किया गया है। ये गलत है आपका। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चयन हेतु स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद के सभी सदस्य होने चाहिए, अन्यथा वे मंत्री नहीं बन सकते हैं। करा उपयुक्त कथनों में से आपका कौन सा असत्य यानी गलत है? आपका दूसरा गलत है, आपका तीसरा गलत है। सही कौन सा? पहला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 गलत है। व्याख्या देखते हैं। प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता। बहुमत प्राप्त पार्टी या गठबंधन द्वारा चुने गए नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है। जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रह सकता है। इन सब में आपका बहुत कंफ्यूजन होता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के चुनाव हेतु स्वतंत्र होता है, बशर्ते उन्हें संसद का सदस्य होना चाहिए। लेकिन अगर वे उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं है
तो 6 माह के अंदर उसके लिए किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करने की अनिवार्यता होती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति जो है, जो मंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ये ध्यान रखिए। अतः कथन आपका 3 असत्य है, गलत है। अगला, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जितने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से इन सबसे प्रश्न जरूर बनते हैं एग्जाम में। पहला कर आपका, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह केवल नाम के अधिकारियों का प्रयोग करता है, नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। ये तो बात आपका सही है, नाम का होता है। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, नहीं, गलत है। राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वह प्रधानमंत्री की तरह जनादेश का दावा नहीं कर सकता है। ये भी आपका सही है। चौथा आपका, सारे कानून, सरकार के सभी नीति, फैसले एवं सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही होती हैं। ये भी आप सही है। भारत के सभी रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4। दूसरा आपका गलत है, बाकी सब सही है। राष्ट्रपति का चुनाव, देखिए, राष्ट्रपति का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं किया जाता। राष्ट्रपति का चुनाव संसद व राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अतः राष्ट्रपति उस प्रकार के जनादेश का आह्वान नहीं कर सकता है जैसे कि प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपने निर्णय पर पुनः विचार करने को कह सकता है, लेकिन वही सलाह पुनः मिलने पर उसे मानने को बाध्य होता है। देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, अक्सर पूछा जाता है, इसका जो निर्वाचन मंडल होता है, आर्टिकल 54 में निर्वाचन मंडल की बात कही गई है। इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो राज्यसभा प्लस लोकसभा के सदस्य प्लस इसमें विधानसभा के, ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित सदस्य में शामिल होते हैं, प्लस आपका दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य में शामिल होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछा जाता है ये। अगला प्रश्न है आपका, मंत्रिमंडल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिमंडल के बारे में दिया है आप यहाँ पे। पहला कर आपका, सत्ताधारी पार्टी के सभी मंत्रियों की राय किसी मामले में भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन किसी भी मंत्री को सरकार के फैसलों की खुलेआम आलोचना करने का अधिकार नहीं है। यह आपका सही है। दूसरा करा, प्रधानमंत्री को किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का अधिकार होता है, तथा जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। यह भी आपका सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों कथन सत्य हैं। प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करता है। विभागों के विवादों में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के कार्यों का वितरण करता है। उसे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने या उनके विभाग बदलने का अधिकार होता है। चूंकि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, अतः उसे त्यागपत्र देने की स्थिति में सभी मंत्रियों को भी बर्खास्त माना जाता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा, भारत की न्यायपालिका का ढांचा एकीकृत न्यायपालिका का उदाहरण है। भारत की जो न्यायपालिका है वो कह रहा है एकीकृत न्यायपालिका का उदाहरण। सही है। उच्चतम न्यायालय भारत में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करने की सर्वोच्च संस्था, यानी सुप्रीम कोर्ट, ये सही है, सर्वोच्च संस्था है। तीसरा आपका, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय व आदेश उससे नीचे की सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं। ये भी आपका सही है। जो नीचे की अदालत होती है, सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है उसको मानना जरूरी होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति करने का प्रचलन है। ये भी आपका सही है। सुप्रीम कोर्ट के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होता है उसी आपका मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। दूसरा आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में अत्यंत जटिल प्रक्रिया का प्रावधान है। ये भी आपका सही है, यानी महाभियोग द्वारा हटाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों सही है। डिटेल देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का प्रचलन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए संविधान में अत्यंत जटिल प्रक्रिया का प्रावधान है। किसी न्यायाधीश को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटाया जा सकता है। पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर किसी न्यायाधीश को हटाना हो तो संसद के प्रत्येक सदन द्वारा
अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे पद से हटा जाता है, यानी विशेष बहुमत से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथन दिया आपका पहला, भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। ये आपका बात सही है। दूसरा कह रहा है आपका, विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ हो तो न्यायपालिका केंद्र और राज्य पर स्तर पर ऐसे कानून का या कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकती है। ये भी आपका सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अभिभावक कहते हैं, अर्थात संविधान की व्याख्या करने का अधिकार उसके पास है। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। किसी भी विधि के द्वारा संविधान का उल्लंघन होने की दशा में न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है, चाहे वह राज्य या केंद्र किसी भी स्तर पर हो। जितनी स्वतंत्रता व जितने अधिकार भारत की न्यायपालिका को प्राप्त हैं, उतने किसी अन्य देश की न्यायपालिका को प्राप्त नहीं है। इसलिए भारत की न्यायपालिका सबसे अधिक शक्तिशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, कथन भी इसमें भी दिया है, सरकार की कार्यवाहियों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी नागरिक न्याय हेतु अदालत जा सकता है। ये बात सही है आपका। कारण है आपका, भारतीय न्यायपालिका को प्राप्त अधिकार व स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करने की क्षमता प्रदान करती है। ये भी सही है। मौलिक अधिकार की रक्षा कौन? तो सुप्रीम कोर्ट करता है। ये भी आपका सही है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही पुष्टि भी करता है। व्याख्या आपका, सरकार की कार्यवाहियों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी सीधे अदालत जा सकता है। यानी आप हमारा अगर मूल अधिकार जो है उसमें ठेस पहुंचता है तो हम अदालत जा सकते हैं, उसका उल्लंघन होता है तो अदालत जा सकते हैं। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार व स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं। भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है जिससे संविधान के अभिभावक का दर्जा प्राप्त है। संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों के उल्लंघन होने की स्थिति में नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका के अधिकारों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विवाद शामिल होते हैं? करा, न्यायपालिका के अधिकारों के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से विवाद शामिल होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3 और 4, यानी सभी। देश के नागरिकों के बीच, नागरिकों और सरकार के बीच, सही बात है, विवाद इन्हीं के बीच में होता है। 2 या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच में विवाद हो सकता है, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद हो सकता है। ये आपका न्यायपालिका के अधिकार के सीमा क्षेत्र है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में फिर दिया है। पहला कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी व दीवानी दोनों मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। ये भी आपका सही है, सर्वोच्च न्यायालय कहा ही जाता है इसे, यानी ये अपीली संस्था है। दूसरा आपका, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को बदल सकता है। सही है, सुप्रीम कोर्ट जो है हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय को बदल सकता है। बात सही है। आपका तीसरा है, न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका के अधीन ना होकर स्वतंत्र होते हैं, इसलिए न्याय की समुचित व्यवस्था संभव हो सकती है। अभी हमने पीछे पढ़ा, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है। ये भी आपका सही है, किसी के अधीन नहीं है ये। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार संसद संविधान के मूल सिद्धांतों को प्रभावित नहीं कर सकता। ये भी आपका सही है, मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकता। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी सही है इसमें। सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी व दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को बदल सकता है। न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका के अधीन न होकर स्वतंत्र होते हैं, इसलिए न्याय की समुचित व्यवस्था संभव हो पाती है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार संसद संविधान के मूल सिद्धांत को प्रभावित नहीं कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य शामिल होते हैं? अभी हमने पीछे ही बताया, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में कौन शामिल होता है? लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं इसमें। आपका सभी नहीं, देखिए इसमें सभी दिया है, ध्यान रखिएगा। इसमें लोकसभा के सभी सदस्य नहीं, सिर्फ आपका जो है निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कौन? निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। राज्यसभा के सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य। राज्य विधान परिषदों के सभी सदस्य जो है इसमें शामिल होते हैं, सभी नहीं। और चौथा है, संसद के दोनों सदनों व सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 आपका सही है। देखिए अभी हमने बताया था, ये आपका सही है।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य व केंद्र शासित दिल्ली व पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य में भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित प्लस विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और प्लस दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित कथनों पर तर्कसंगत विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद सभी मंत्रीगण का समूह है, जबकि मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्रीगण का। पहला करा आपका मंत्रिपरिषद सभी मंत्रीगण का समूह है, सही बात है, मंत्रिपरिषद सभी को कहा जाता है, जबकि जो है मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल कैबिनेट मंत्रीगण का है, ये भी आपका सही है। मंत्रियों के चयन के लिए राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए राष्ट्रपति की सलाह मानने के लिए बाध्य है। देखिए ये गलत है आपका। कार्यपालिका का विधिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सही बात है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, ये भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाए इसमें पूछा रहा आपका असत्य कौन सा, यानी गलत कौन सा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, केवल 2। प्रधानमंत्रियों के चयन के लिए प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद के सदस्य हों। यदि उस समय वे संसद द्वारा सदस्य नहीं है तो मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी होता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। पहला कैबिनेट मंत्री दिया है, तो इसमें क्या आपका सत्ताधारी दल गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता, ये सही है आपका। और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये अमूमन छोटे मंत्रालय के प्रभारी होते हैं, ये भी सही है। राज्य मंत्री क्या होते हैं, कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए आपका राज्य मंत्री होते हैं, ये आपको सभी पता होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। 1, 2 और 3 तीनों सही है, ये इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति उस का पद खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा। देखिए कह रहा है राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो कौन बनता है, उस पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है, उपराष्ट्रपति। कह रहा है लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई है, अगर राष्ट्रपति नहीं होता उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति नहीं होता तो कौन, सर्वोच्च यानी सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो कार्यवाहक के रूप में कार्य करता है राष्ट्रपति। लेकिन कह रहा ये भी ना हो तो कौन कार्य करता है, तो ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति का पद के रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। यदि वह भी ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह, और वह भी ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई अन्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के लिए नियुक्त किया जाता है। जो वरिष्ठ होता है अक्सर वही कर जाता है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह राष्ट्रपति का पद संभाल चुके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है ये लोकतांत्रिक अधिकार। इससे प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें प्रश्न। पहला आपका निम्नलिखित में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित है। कल भी यह प्रश्न आया था, मैंने इसके बारे में बताया था। तो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, आपका शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार भी है, आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, और इसमें आपका हो जाएगा, इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार नहीं है। देखिए कल हमने बताया था ना संपत्ति का अधिकार, तो इसे जो है हटा दिया गया है। किस संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 के द्वारा इसे हटा दिया गया। इसे अब आर्टिकल 300A में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब पहले जब अगर पूछा जाए मूल संविधान में, इसके पहले जो प्रश्न हमने पढ़ा था कल वाली क्लास, उसके पहले वाली क्लास में, उसमें बोला था कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, तो 7 मूल अधिकार थे। वर्तमान में कितने, तो 6 हैं। जो संपत्ति का अधिकार है इसे हटा दिया गया, किस संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और जो ये मूल अधिकार है आपका किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में है। और कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से यह लिया गया है, भाग 3 में है संविधान के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार शामिल है। स्वतंत्रता के अधिकार में बात कर रहा है यहाँ पे, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, सही है, यानी बोलने की। शांतिपूर्ण सम्मेलन के भी अधिकार है, ये भी सही है। देश में कहीं भी आने जाने के बसने का अधिकार है, ये भी आपका सही है। कोई भी काम धंधा करने व पेशा चुनने का भी अधिकार हमको प्राप्त है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाए। यही आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहा है आर्टिकल 19,
करा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने, लिखने और कला के विभिन्न रूपों में स्वयं को व्यक्त करना शामिल है। ये आपका सही है। दूसरा है, दूसरे से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श और संवाद करने से सभी के विचारों और व्यक्तित्व का विकास होता है। ये भी आपका सही है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर मौलिक अधिकारों के बारे में बात किया है। नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने व जुलूस निकालने का अधिकार नहीं है, कह रहा है यहाँ पे। ये गलत है, अधिकार है। दोषी सिद्ध व नागरिक को कानूनी अधिकार पर उसके जीवन के अधिकार व निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। इसमें करा निम्नलिखित में कौन सा आपका कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। दोषी सिद्ध हुए नागरिकों को कानूनी अधिकार पर उसके जीवन के अधिकार व निजी स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। ये अब आपका सही है, यानी जो दोषी होते हैं उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सभी नागरिकों को बिना हिंसा के जमा होने, बैठक करने, प्रदर्शन करने तथा जुलूस निकालने का अधिकार है। लेकिन ध्यान रखिए कैसा, हिंसा जो है अहिंसक रूप से, यानी जो है शांतिपूर्ण से, किंतु वे सब किसी षड्यंत्र के अंतर्गत नहीं होना चाहिए। अतः आपका कथन 1 आपका असत्य है। दोषी सिद्ध हुए नागरिक को न्यायालय द्वारा सजा के माध्यम से उसकी स्वतंत्रता एवं जीवन के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शोषण के खिलाफ अधिकार के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। पहला करा आपका जो है मनुष्य जाति के अवैध व्यापार पर निषेध है, ये आपका सही है। किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करने का अधिकार, ये भी आपका सही है। बधुआ मजदूरी पर रोक, ये भी सही है। बाल मजदूरी पर रोक, ये भी सही है आपका। शिक्षा अधिकार, ये आपका शोषण नहीं आता है, ये आपका जो है आर्टिकल 21 में है, ये नहीं आता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 आर्टिकल 23-24 में है। मनुष्य जाति के अवैध व्यापार निषेध, किसी किस्म के बेगार या जबरन काम करवाने का निषेध, बधुआ मजदूरी तथा बाल मजदूरी पर रोक इत्यादि इसमें शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धार्मिक अधिकारों के संबंध में किसी व्यक्ति को धार्मिक अधिकार के बारे में दिया आप यहाँ पे इसमें जो है सारे प्रश्न आपका मूल अधिकार से ही हैं। धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है, बात सही है। धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, ये भी आपका सही है। प्रचार प्रसार में कोई भी विधि अपनाने का अधिकार, ये आपका गलत है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आपका सही है। धार्मिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित संदर्भ में किसी व्यक्ति को धार्मिक कामकाजों के प्रबंधन का अधिकार है, साथ ही धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार प्राप्त है। धार्मिक प्रचार प्रसार के अधिकार का मतलब किसी को झांसा देकर, फरेब करके, लालच देकर व अन्य तरीके के माध्यम से उसे धर्म परिवर्तन करना नहीं है। ध्यान रखिए, जबरदस्ती नहीं कर सकते हम। निसंदेह व्यक्ति को अपने इच्छा से ही धर्म परिवर्तन करने की आज़ादी है। अगर कोई अपनी इच्छा से करना चाहता है तो कर सकता है। कोई भी धर्म मानने व उसके अनुसार आचरण करने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति किसी देवता या कथित अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि दे सकता है। ऐसे होने की स्थिति में वह व्यक्ति सजा का पात्र हो सकता है। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर वही प्रश्न है आपका धार्मिक अधिकारों के बारे में। पहला कह रहा आपका धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना नहीं है, ये आपका सही है। धर्मनिरपेक्ष मतलब यही होता है। सरकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उससे रखरखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता, ये भी आपका सही बात है। किसी निजी संस्था द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थान में किसी को प्रार्थना में हिस्सा लेने या धार्मिक निर्देशों को मानने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी आपका सही है। किसी को बाध्य नहीं कर सकते, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। उपयुक्त आपका सभी सही है, यही आपका धार्मिक स्वतंत्रता है। अलावा भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को मिले अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अल्पसंख्यक वर्गों की बात कर रहा है यहाँ पे, तो पहला कह रहा आपका भारत के नागरिक जो विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह से संबंध रखते हैं को अपनी भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, ये आपका सही है। दूसरा, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला कह रहा है, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के नागरिकों जो विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह के संबंध रखते हैं को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए आपका कथन 1 सत्य है।
संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा व संस्कृति को संरक्षित के लिए सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार है। आपका कथन आपका सत्य है, इसमें आपका नहीं दिया था या इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को जो है अल्पसंख्यक समुदाय जो है उनको अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने और उसे संचालित करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न है मौलिक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों के अधिकार द्वारा अन्य मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाया गया है। बात सही है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का उपचार है, मतलब संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। आर्टिकल 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। डॉक्टर ये भी आपका यदि वही है, ये भी आपका सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार से प्रश्न बनता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफी। तो इसमें कह रहा है आपका इस आयोग का गठन 1993 में हुआ था। सही बात है, 1993 में इसका गठन हुआ था। आयोग में राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर सेवानिवृत्त जज, अधिकारी या प्रमुख न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये भी आपका सही है। यह आयोग देश में मानवाधिकारों को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम करता है। ये भी आपका सही है। चौथा कह रहा आयोग अपनी रिपोर्ट या सुझाव सरकार को देता है या पीड़ितों की तरफ से स्वयं न्यायालय में अपील करता है। ये भी आपका सही है। अल्लाह या किसी भी अदालत की तरह चश्मदीद गवाहों को समन भेजकर बुला सकता है। ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से इस सबसे पूछा क्या है इसमें, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत पूछा, गलत पूछा। इसमें कोई भी गलत नहीं है आपका। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है इसमें। ये नोट देख लेते हैं। जुलाई 2019 में दोनों सदनों में पारित होने के बाद मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का स्थान लिया है। ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, जो एक्ट था अब 1993 का स्थान लिया है 2019 में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। एक भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार अब क्या है? तो अभी हमने बताया कानूनी अधिकार है। 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 19 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार एक मूल अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन, देखिए ये आर्टिकल 19 में भी था, आर्टिकल 31 में भी था, तो इसे हटा दिया गया कि संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। अब इसे कानूनी अधिकार आर्टिकल 300A में शामिल किया गया है। आगे है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र का क्या होता है? कानूनी बाध्यता वाले ऐसे नियम व सिद्धांत जिनके हस्ताक्षरकर्ता देश समूह संधि द्वारा बाध्य हो, यह आपका प्रतिज्ञा पत्र कहलाता है। समन क्या होता है? किसी व्यक्ति के लिए न्यायालय के समक्ष पेश होने का आदेश क्या कहलाता है? समन कहलाता है। रिट क्या होता है? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है औपचारिक लिखित आदेश होता है, ये रिट होता है। आर्टिकल 226 के तहत जो है सुप्रीम हाई कोर्ट, और आर्टिकल जो है 32 के तहत जो है कौन? सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। और एमनेस्टी क्या होता है? मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले इंटरनेशनल कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है आपका एमनेस्टी। ठीक है, सब एनसीईआरटी में है, इसको ध्यान से आप पूरा देखिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? कह रहा है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काम करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ये आपका किस में है? आपका ये नीति निर्देशक सिद्धांत में है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है। अक्सर मैंने बताया है इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनको अधिकार के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? किनको अधिकार के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 4। यानी किससे माना जाएगा? अधिकार व्यक्ति का समाज के प्रति दावा है, सही है आपका। और चौथा आपका अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति मिली है। ठीक है, वस्तुतः अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न है, यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो और उसका फोन टैप किया जा रहा हो तथा उसके पक्षों को सार्वजनिक किया गया हो, तो उपयुक्त संदर्भ में कौन सा अधिकार का उल्लंघन हुआ है? कह रहा है यदि संशय के आधार पर यानी डाउट है किसी के ऊपर, तो उसके आधार पर घर की तलाशी ली जा रही हो, उसका फोन टैप किया जा रहा हो
तथा उसके पक्षों को सार्वजनिक यानी पब्लिक किया जा रहा हो तो उस किसका उल्लंघन है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका निजता का अधिकार का उल्लंघन कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लास 9 में इतने ही प्रश्न थे। आपका टोटल 5 चैप्टर थे, हमने पांचों चैप्टर के प्रश्नों को कवर कर लिया है और इसके आगे के वीडियो में हम क्लास 10th के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।